तो रेलवे की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं आपको विभिन्न तरह के पब्लिकेशन की बुकें उनको मैं सॉल्व कराता हूँ। और देखिए, मैं इसी के तौर पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपका देखिए सबसे पहले जो है हमारी जीके जीएस की क्लास चलेगी। और जीके जीएस के बाद हम रीजनिंग की क्लास करेंगे। और रीजनिंग के बाद जो है हम मैथ की क्लास करेंगे। तो ये हमारा जो नया सेट सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं उसमें जो है जीके जीएस का जो हमारा पोर्शन रहेगा वह 40 नंबर रहेगा। और कमेंट में आपको बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। तो चलिए भाई बहनों, हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए जीके जीएस लेकर आया हूँ। और पहला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ रहा है, जून 2024 में कौन ग्रीन टी के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑप्शन में है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप, अनुपमा उपाध्याय। तो देखिए, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस टेस्ट कराऊंगा। और आपकी मैराथन भी क्लास चलेगी जैसे ही एग्ज़ाम जो है आपका अनाउंसमेंट होता है। तो यहाँ इसका अगर बात करें पहले का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पीवी सिंधु। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है 61 का करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है 62 नंबर में, जून 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है। ऑप्शन में देखिए है आपका 60वीं है, और 62 है, 63 है, और 64 है। तो जो जो आपका 2024 में भारत की जो रैंकिंग सूची अगर बात करें, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 63वीं हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक के अनुसार 120 देशों में कितने, तो टोटल आपके 120 कंट्री में जो है भारत ने आपका 63वां जो है स्थान। और स्वीडन ने इसमें आपका देखिए, स्वीडन स्वीडन जो था इसमें उसने प्रथम अंक जो है हासिल किया है रैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि बृह बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। ऑप्शन में देखिए कह रहा पुराण के हैं, और महाकाव्य हैं, उपनिषद हैं, जातक कथा हैं। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह उपनिषद हो जाएंगे। बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का आदर्श वाक्य क्या है, आप सब जानते होंगे, कि आपका सत्यमेव विजयते होता है, जो कि आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और पुराणों की संख्या कितनी है, टोटल आपके पुराणों की जो संख्या है वह टोटल पुराणों की संख्या 18 है। और जिसमें आपका मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। कौन सा, तो मत्स्य पुराण सबसे आपका पुराना है। और देखिए आगे 64 नंबर है, कह रहा रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। ऑप्शन में है ए नंबर इन बतूता, फ्रांकोइस बर्नियर, हैंसोंग अल्बरूनी। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन बतूता हो जाएगा। देखिए, रेहला नामक पुस्तक जो है मोरक्को के निवासी इन बतूता द्वारा लिखी गई, जिसने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक ये जो है वर्णन किया है। 1342 में, कब, तो 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा।
मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर इब्न बतूता करेक्ट हो जाएगा 64 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे। ऑप्शन है 1757, 1756, 1755, 1752। तो बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, प्लासी की लड़ाई में वह किस वर्ष जो है उनकी हार हुई थी। तो देखिए 65 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1757 में। प्लासी के जो युद्ध हुआ था वह आपका 23 जून, कब, तो 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब साहब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखेबाजी के कारण पराजित हुए। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। आगे देखिए, कह रहा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वह किसका विरोध कर रहे थे। तो ऑप्शन में है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का, या साइमन कमीशन का। तो भगत सिंह और जो आपके बटुकेश्वर दत्त थे, दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का क्या कारण था और वह किसका विरोध कर रहे थे। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, देखिए डेट ध्यान दीजिएगा, 8 अप्रैल 1929 में 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर विधानसभा में बम फेंकने और कुछ अन्य षड्यंत्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा में बम फेंकने और कुछ अन्य षड्यंत्रों से जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। अब देखिए 67 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादियों से संबंधित वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद आपका 1 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 10 है, या अनुच्छेद आपका 3 है। तो नए राज्यों का गठन और उनमें जो है हेर फेर यानी उनका नाम बदलने का जो आपका जो आर्टिकल वह किस में दिया गया है, तो यह ऑप्शन नंबर आपका तीसरे में, अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 में है, देखिए क्या क्या, तो नए राज्यों का गठन हो सकता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। और बात करें तो अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और यहीं पर बात करें अनुच्छेद आपका 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 में है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना। और अनुच्छेद 10 में क्या है, तो अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों को जो है इसमें बनाना, यानी नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, यह अनुच्छेद 10 में है। आगे देखिए 68 कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जो है शामिल किए गए हैं। ऑप्शन में है आपका 52वां, 42वें, 44वें या 72वें। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया।
69 नंबर कह रहा है भूपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 24% या 4%, 4%, 8% या आपका 12%। तो भूपट्टी की संरचना में अगर बात करें तो अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 69 में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4% हो जाएगा। अभ्रक एक आपका बहुउपयोगी खनिज होता है जो ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक होता है। अब सुचालक क्या होता है? सुचालक का मतलब जिसमें स्वयं जो है चालकता हो, स्वयं चालकता हो। जैसे बिजली क्या है? तो बिजली जो है लोहे में और आपके स्टील में यहाँ पे आपका आ सकती है, लेकिन बिजली क्या है? तो लकड़ी प्लास्टिक की चीज़ों में आपका नहीं आ सकती, इस वजह से उसे कुचालक कहा जाता है। तो यही गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ावा देता है। भूपट्टी का अभ्रक की मात्रा लगभग आपकी 4% पाई जाती है। आगे देखिए 70 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर कह रहा है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और उसकी स्थिति दे रखी है। तो 70 नंबर में बात करें तो कालाहारी मरुस्थल आपका दे रखा है, देखिए भारत में उसका संबंध बता रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो जो सुमेलित नहीं है, तो आपका पहला ही जो है इसमें आपका सुमेलित नहीं है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में, देखिए कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। और बोत्सवाना कहाँ पर है? तो मध्य अफ्रीका में। कहाँ पर है? तो मध्य अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका में यह है, वह भारत आपका नहीं होगा। बाकी आपका देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, यह आपका सही हो जाएगा। और पेटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना दे रखा है, यह भी सही हो जाएगा। और कह रहा है कि सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप दे रखा है, यह भी सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह गलत हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? भारत दे रखा, जो कि गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ पर है? तो बोत्सवाना, बोत्सवाना कहाँ पर है? तो मध्य अफ्रीका में है। आगे देखिए कह रहा है संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेलों के उत्पादन में अचानक अचानक हुई वृद्धि को डैश डैश की क्रांति कहा गया। तो काली क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति या भूरी क्रांति। तो संकर तिलहनों की जो बुआई की वजह से खाद्य तेलों के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को डैश डैश क्रांति कहा गया। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीली क्रांति। देखिए काली क्रांति किसे कहते हैं? काली क्रांति जो आपकी होती है काली क्रांति, वह आपका पेट्रोलियम होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। क्या होता है? तो आपका पेट्रोलियम होता है। और स्वर्ण आपका स्वर्ण 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 क्रांति क्या होती है? तो बागवानी, शहद एवं फल आपकी होती है। क्या होती है? जैसे आपकी बागवानी हो गई और आपका शहद एवं फल उत्पादन होता है। पीली क्रांति में आपका तिलहन उत्पादन होता है जो कि आप यहाँ पे दे रखा है। और भूरी क्रांति में क्या होता है? तो भूरी क्रांति में आपका उर्वरक उत्पादन होता है। और हरित क्रांति में क्या होता है? तो खाद्यान्न उत्पादन होता है। रजत क्रांति में अंडा या कुक्कट उत्पादन होता है। गुलाबी क्रांति में झींगा मछली और प्याज उत्पादन होता है। इतना आपने फैक्ट समझा। आप देखिए 72 नंबर कह रहा है मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रा, MUDRA का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन में है मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट रेगुलेटरी एसोसिएशन, या बी कह रहा है माइक्रो यूनिट्स डेवलपिंग एंड रेगुलेटरी एजेंसी, सी कह रहा है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड आपका रिफाइनेंस एजेंसी, या डी कह रहा है मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एसोसिएशन। तो मुद्रा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाई रिफाइनेंस एजेंसी हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा का पूर्ण रूप तो आपने देख लिया। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा योजना की शुरुआत आपकी अप्रैल 2015 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 2015 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। यह योजना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के जो उद्यम मंत्रालय है उनके द्वारा यह चलाया गया था। आगे देखिए कह रहा है
73 नंबर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को डैश डैश रुपये के मासिक जो है पेंशन प्रदान की जाएगी। तो 3,000, 4,000, 5,000 या 2,000। तो 73 में अगर चारों ऑप्शन में बात करें तो 73 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 3,000। प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना की घोषणा 1 फरवरी, देखिए 1 फरवरी डेट भी याद कीजिए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, 2019 की बजट के दौरान यह किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रति माह 3,000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु को व्यक्तियों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का जो है जमा कराने होंगे। कह रहा सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा है, तमिलनाडु है, असम है, कर्नाटका है। तो 74 का अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह ओडिशा राज्य से संबंधित हो जाएगा। नुआखाई भारत में मुख्य रूप से ओडिशा के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। नुआखाई मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। 75 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? तो अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद विलायत खान, पंडित रवि शंकर। तो वादक कौन नहीं है सितार के? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित आपका शिव कुमार शर्मा दे रखा है। देखिए अगर बात करें तो सितार क्या होता है? सितार, तो सितार देखिए सितार कौन कौन है? तो पंडित रविशंकर हैं, उस्ताद विलायत खान हैं, देखिए ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, और अनुष्का शंकर भी हैं, और निखिल बनर्जी भी हैं, और बंदे हसन भी हैं। अब बांसुरी में कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्ना लाल घोष हैं, राजेंद्र कुलकर्णी है, और राजेंद्र प्रसन्ना है। आगे देखते हैं 76 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है, मेकिंग इंडिया आसम, मेकिंग इंडिया आसम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अरुंधति राय, कैलाश सत्यार्थी, सचिन गर्ग या चेतन भगत। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेतन भगत हो जाएंगे। मेकिंग इंडिया आसम पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडिया गर्ल, 5 पॉइंट समवन, टू स्टेटस, द स्टोरी ऑफ माय मैरिज, यह सब जो है चेतन भगत की रचनाएं हैं। आगे देखिए कह रहा कि पद्मावती के रचनाकार रचयिता कौन है? पद्मावत, तो पद्मावत आप सब जानते होंगे कि पद्मावत जो है नागमती वियोग वर्णन इसमें दर्शाता है, जिसमें नागमती के 12 महीनों की मनोदशा को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने इसे लिखा है और बहुत ही सुंदर इसका जो है वर्णन किया है, नागमती वियोग वर्णन का। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी कबीरदास, क्या कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कबीरदास की रचनाएं आपकी बात करें तो साखी सदरमैनी है, सूरदास की हैं, साहित्य लहरी, सुर सरावली है, चंद्र बरदाई की क्या क्या है? तो आपके पृथ्वीराज रासो हैं। आगे देखिए कह रहा कि विश्व पर्यावरण दिवस आपको किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह कौन नहीं जानता है कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका हर साल 5 जून को जो है मनाया जाता है। और जो है पहली बार आपका कब मनाया गया था? तो पहली बार 5 जून 1973 को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया गया था। तो यह डेट आपको याद रखना है। आगे देखिए कह रहा है कि 79 नंबर में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो अवनीश दीक्षित हैं, अमित मिश्रा हैं, अमर्त्य सेन हैं या अभिजीत बनर्जी हैं। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो ये आप हो जाएंगे, देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा।
अमर्त्य सेन हो जाएंगे। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में, कब, तो 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य भारतीय हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, जिन्होंने साहित्य के लिए इन्हें मिला था। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और मदर टेरेसा को शांति के लिए, और आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के लिए, और वेंकटरमन को रसायन विज्ञान के लिए, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला था। आगे देखिए 80 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो रूस है, कनाडा है, फ्रांस है, चीन है। तो 80 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, यह कनाडा हो जाएगा। कनाडा संयुक्त राष्ट्रीय परिषद के स्थायी सदस्य देशों में शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। सुरक्षा परिषद की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1945 को जो है हुआ था। आगे देखिए कह रहा है 81 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। तो मरकरी का, और मार्स का, वीनस का, या सैटर्न का। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीनस का। इंदिरा गांधी देखिए आपका बी नंबर है ना, 81 है। तो देखिए शुक्र जिसे वीनस कहते हैं वह पृथ्वी के आकार के समान है। इसे पृथ्वी की आपकी भगनी यानी भगनी भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व और आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई अन्य उपग्रह नहीं है। इसे सांझ का तारा या भोर का भी तारा कहा जाता है। किसे, तो शुक्र को। ऑप्शन नंबर हम वीनस जो है करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 82 कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है पुणे में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। यह कला के क्षेत्र में शोध एवं शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रसार का जो है केंद्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक जो है स्वतंत्र निकाय के लिए वर्ष 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं और 83 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन में है आपका कोलकाता। कोलकाता किसे, देखिए ऑप्शन तो ए हमारा हो जाएगा, कोलकाता को जो है आपका महलों का शहर कहते हैं। और यहाँ बात करें जयपुर को क्या कहते हैं, जयपुर को जो कहते हैं आपका गुलाबी नगरी कहते हैं। और लखनऊ को क्या कहते हैं, तो लखनऊ को जो कहते हैं आपका नवाबों का शहर कहते हैं। और पटना को क्या कहते हैं, तो देखिए तो पटना तो दे रखा है। बाकी मैं आपसे पूछता हूँ मुंबई को क्या कहते हैं। मुंबई को क्या कहा जाता है, आपको कमेंट में बताना है। मुंबई को क्या कहा जाता है, तो ये आपको कमेंट में बताना मुंबई को क्या कहा जाता है। बाकी आगे देखते हैं। देखिए 84 कह रहा है क्या, भारत का कौन सा शहर डेट्राइड ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। तो चेन्नई है, हैदराबाद है ऑप्शन में, कोयम्बटूर भी है, जयपुर भी है। तो ऑप्शन अगर बात करें 84 में कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। भारत में चेन्नई शहर को डेट्राइड ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारत को ऑटोमोबाइल उद्योग और आपके बहुत विशाल स्तर पर फैला हुआ है। यह कि अमेरिका स्थित डेट्राइड शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखिए कह रहा लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। तो लेंस के
शक्ति का एसआई क्या है, तो आपका देखिए डायोप्टर होता है। क्या होता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। इसे तो जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम की क्षमता होती है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी क्षमता हो जाती है पी अपॉन में आपका एफ हो जाता है। अब यही डायोप्टर होता है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम डी द्वारा डिनोट किया जाता है। 86 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो देखिए आपकी बल तो नहीं मापती है, ना ही आपकी वेग मापती है, ना ही ऊर्जा मापती है। यह मापती है आपकी यह शक्ति होती है, यानी आपकी पावर होती है। कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा में शक्ति किए गए कार्य को जो है गति को मापती है। यदि किसी कार्य द्वारा, अगर देखिए कार्य को जो है डब्लू द्वारा जो है हम वर्क द्वारा जो है किया जाता है, तो आपका डब्लू अपॉन में टी होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, तो आपका डब्लू होता है, यानी क्या होता है वाट, जिसे डब्लू से जो है डिनोट करते हैं। आगे कह रहा है गति का पहला समीकरण किसके बीच जो है संबंध दर्शाता है। तो स्थिति और समय दे रखा है, और बी में है स्थिति और वेग, सी में है वेग और समय, और डी में है आपका वेग और त्वरण। तो 87 का अगर बात करें गति का पहला समीकरण किसके बीच जो है संबंध दर्शाता है, तो यह दर्शाता है आपका देखिए वेग और समय के बीच। किसके, तो वेग और समय के बीच। और देखिए किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय, दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति का समीकरण कहते हैं। और गति का जो पहला समीकरण है वह क्या है, तो पहला समीकरण आपका देखिए v बराबर क्या है, तो v बराबर आपका है u प्लस ए टी। यह आपका गति का पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण कौन सा है, तो s बराबर आपका यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर यह गति का आपका दूसरा नियम है। अब तीसरा क्या है गति का, तो तीसरा है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यह क्या है, तो गति का तीसरा आपका नियम है। तो ये देखिए u, अगर बात करें u क्या है, तो u आपका यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, और v क्या है, तो v यहाँ पे आपका अंतिम वेग है। s दे रखा है, तो s क्या है, s आपकी दूरी है। और a क्या है, तो a आपका यहाँ पे त्वरण है। और t क्या है, तो t आपका यहाँ पे टाइम यानी समय है। आगे देखते हैं, कह रहा सेल्सियस से केल्विन मापने पर तापमान को बदलने के लिए आप निम्न में से क्या करना होगा। तो कह रहा है कि तापमान में 273 से गुणा करना होगा, या दिए गए तापमान में 273 जोड़ना पड़ेगा, या आपको जो है विभाजित करना पड़ेगा, या 273 जो है घटाना पड़ेगा। तो 88 का देखिए क्या करना पड़ेगा, यह जो आपका जोड़ना पड़ेगा। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए जो है आपको सेंटीग्रेड में आपको क्या करना पड़ेगा, 273 को जो है ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर केल्विन बराबर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, और यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 73 और प्लस ये आपका एग्जाम्पल है 273। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल 200 की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम जो है 81 की तरफ, 89 की तरफ। तो यहाँ देखिए 89 क्या कह रहा है, कह रहा इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कह रहा ईंधन का जो है दहन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, या लोहे में जंग लगना, या प्लेटिनम तार का जलना। 89 में अगर बात करें तो देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, जंग लगना,
प्लेटिनम का तार जलना, सभी रासायनिक परिवर्तन के जो है ये सब आपके उदाहरण हैं, लेकिन ये आपका नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है आगे 90 नंबर, इनमें से किसे जल को कह रहा है इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आपकी स्फीति दाब है, परासरण है, रिवर्स परासरण है, साइटोलोसिस है। तो 90 में अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी हमारा विकल्प हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी आपका रिवर्स परासरण समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। और यह परासरण विलय के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक जो है घोल की ओर गति करने लगता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 91 में घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार जाना जाता है। तो इन्हें प्रवाहकत्व कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन है, गतिविधि श्रृंखला है, या प्रतिक्रियात्मकता है। तो 91 में अगर बात करें, 91 का ऑप्शन नंबर गतिविधि श्रृंखला हो जाएगी। देखिए, गतिविधि यानी विभिन्न धातुओं को उनकी घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता यानी केमिकल आपका रिएक्टिविटी के क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं, तो जो आपका व्यवस्थित करने पर जो श्रृंखला हमें प्राप्त होती है उसे गतिविधि यानी एक्टिविटी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कह रहा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जैली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो कर्णीय है, और कोशिका द्रव्य है, उल्ब है, या आपका फुफ्फुसीय है। तो 92 का अगर बात करें, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जैली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हो जाएगा कि कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट आपका पारगमय कला से घिरी होती है, और यह प्राय इसमें श्वसन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना जो होती है वह कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर होती है, जिसे कोशांग कहते हैं। 93 नंबर कह रहा है जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल यानी फैमिली, जाति यानी स्पाइसेस के बीच आती है। तो क्रम में ऑप्शन बी है संघ, सी है वंश, और डी है वर्ग। तो 93 का देखिए 4 विकल्प दे रखा है, अगर इसमें हमारा जो हो जाएगा वह वंश हो जाएगा। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय नामांकन कोड द्वारा जीवों का वर्गीकरण 7 श्रेणियों में जो है परिभाषित किया गया है। ये श्रेणियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपकी क्या है, तो सबसे पहले जगत है, सबसे पहले जगत है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे किंगडम कहते हैं। और दूसरा क्या है, तो दूसरा संघ है, और संघ को क्या कहते हैं, संघ को कहते हैं आपका साइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलम कहते हैं। और तीसरा क्या है, तो वर्ग है, और वर्ग को क्या कहते हैं, तो क्लास कहते हैं। और चौथा क्या है, तो चौथा गण है, गण को क्या कहते हैं, तो गण को आपको ऑर्डर कहते हैं। और पांचवा क्या है, तो पांचवा आपका कुल है, कुल को क्या कहते हैं, कुल को फैमिली कहते हैं। सिक्स क्या है, तो आपका वंश है, वंश को क्या कहते हैं, तो आपका जेनस कहते हैं। और एक सातवां आपकी जाति है, जाति को क्या कहते हैं, तो आपका स्पाइसेस कहते हैं। यह 7 प्रकार के जो है जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन जो है हम वंश लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डैश डैश श्वसन कहते हैं। तो परिसंचरणात्मक कहते हैं, आपका अवायवीय है, या आपका वायवीय है, या संकुचित है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में से श्वसन होता है तो इसे डैश डैश कहते हैं। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभाव या व्यू हो जाएगा। ये देखिए अभाव या व्यू श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका वायवीय जीवों की श्वसन क्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। वह एक बहुत ही शक्तिशाली
ऑक्सीकारक होता है। 95 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ऑप्शन में है लाइकेन, बी है आपका यूलेथ्रिक्सर, सी है जल तिपतिया और डी है आपका प्यूनेरिया। तो 95 का अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है, जिसमें कवक तथा शैवाल का संबंध सहजीवी होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल का प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो है निर्माण करके जो है कवक को प्रदान करता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हैलेटिज्म कहते हैं। 96 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग हिडन रिप्रोड्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कलमा है और देवदार है, पाइनस है और आपकी मर्सिलिया है। तो 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मर्सिलिया हो जाएगा। ऐसी वनस्पति जिसमें प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं। क्रिप्टोगैम बीजाणुओं द्वारा निर्मित पौधा होता है। क्रिप्टोगैम पादपों से पुष्प और बीज उत्पन्न नहीं होता। क्रिप्टोगैम को कभी कभी थैलोफाइटा भी कहा जाता है। मर्सिलिया शैवाल, लाइकेन, मांस और फर्न क्रिप्टोगैम पादप के उदाहरण हैं। 97 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, बी कह रहा है मिलियन इंस्ट्रक्शन फॉर सेकेंड, सी कह रहा है माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, डी कह रहा है मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो 97 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 98 नंबर है कि उनबुट, मिंट और फेडोरा इनमें से किसका संस्करण यानी वर्जन्स है ये? तो लिनक्स का है, एप्पल मैक OS X का है, विंडोज़ 10 का है या MS डॉक्स का है? तो 98 का ऑप्शन नंबर ये लिनक्स हो जाएगा। वो आपके उबंटू, मिंट, फेडोरा लिनक्स के संस्करण है। लिनक्स यूनिक्स जैसा एक प्रचालन तंत्र होता है। यह ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर अथवा मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए 99 नंबर और कह रहा है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? तो ऑप्शन ए है बायोगैस उत्पादन स्थल, बी है खनिजों की कमी वाले भंडार, सी है सतत विकास के अध्ययन स्थल, डी है वनों की कटाई से प्रभावित स्थल। तो 99 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत यानी कंटिन्यू डेवलपमेंट आपका अध्ययन स्थल, यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण सतत विकास के अध्ययन स्थल है। भारत सरकार द्वारा आपके देश में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हैं जो जीवों जंतुओं के प्राकृतिक आवास की रक्षा करते हैं और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। तो आज का लास्ट जो है हमारा प्रश्न होगा और आपने अभी तक 40 प्रश्न देखा है और आज का लास्ट होगा। कह रहा एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है? तो घुली हुई ऑक्सीजन की, घुली हुई फ्लोरीन की, घुली हुई मीथेन की या घुली हुई कैल्शियम की? तो 100 का हो जाएगा घुली हुई ऑक्सीजन की। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की गणना की जाती है। जल प्रदूषण के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीव जो है अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो मैंने आपको 40 प्रश्न कराया आज के सेट में और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपको होमवर्क में तौर पर बताया था कि मुंबई को क्या कहा जाता है, तो आपको कमेंट में बताना है।
बाकी मैंने सारा क्वेश्चन आपको बता दिया था। बाकी मुंबई को क्या कहा जाता है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और यह भी बताना है कि आपका 40 में क्या स्कोर रहा। और चैनल पर पहली बार अगर जुड़े थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जो है आपको ऑन कर लेना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वह आपका रीजनिंग का क्लास होगा, और कंप्लीट रीजनिंग की तैयारी भी कराई जाएगी, और रीजनिंग के बाद जो है आपकी वह हमारी मैथ की क्लास चलेगी।